इस चैनल प्रकृष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में देखेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित अन्य प्रावधान हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जिनमें हमने देखा राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की योग्यताएं, उसको पद से हटाना यानी महाभियोग इत्यादि के बारे में हम देख चुके हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक है साधारण काल में प्राप्त शक्तियां या शांति काल में प्राप्त शक्तियां, और दूसरी है आपातकाल में प्राप्त शक्तियां। तो सबसे पहले साधारण काल में प्राप्त शक्तियों को हम देखें कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है। तो पहली जो शक्ति है वो है कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति। कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति, ये हम देख चुके हैं। अनुच्छेद 53 क्या लिखा है उसमें कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो ये हम देख चुके हैं पहले, और हमने 74 भी देखा था अनुच्छेद कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों के प्रयोग में मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 77 देखिए, संघ सरकार के समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य। कार्यपालिका का अर्थ समझे आप कि संसद द्वारा जो कानून निर्मित किए गए हैं उनको लागू करना कहलाता है कार्यपालिका के कार्य। तो इनको लागू करना जो है, उससे संबंधित कार्य किस प्रकार से राष्ट्रपति करता है। तो इस संबंध में लिखा है कि संघ सरकार के समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे और सरकार के समस्त महत्वपूर्ण निर्णय उसके यानी राष्ट्रपति के माने जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात है। अनुच्छेद 77 में ये कह रहा है कि केंद्र सरकार जो भी काम करती है, जितने भी काम करती है केंद्र सरकार, वो सब के सब काम ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति वो कार्य कर रहा है, यानी राष्ट्रपति ने ही वो काम किए हैं। भले ही किए मंत्रिपरिषद ने हो, प्रधानमंत्री ने हो, लेकिन निर्णय माना जाएगा राष्ट्रपति का। आगे देखिए, वास्तव में जिन विषयों पर संसद को विधायन यानी कानून निर्माण, विधायन का अर्थ है कानून निर्माण का अधिकार है, उनके संबंध में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी जितने भी संसद को जिन जिन विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार है, उनके संबंध में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी उन कानूनों को लागू करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 74 हम देख चुके हैं पहले भी कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों के प्रयोग में मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। तो राष्ट्रपति जो है अपना सारा काम मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही करता है, स्वयं अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करता है। आगे देखिए, लोकसभा में बहुमत प्राप्त क्या क्या कार्यपालिका शक्तियां उसकी जरा देखें कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री किसे बनाता है? लोकसभा के चुनाव होते हैं और चुनाव में जिस दल को, जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है, उस दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाता है। फिर उस प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री, उसी दल के व्यक्तियों को अन्य मंत्री भी बनाता है। इसके अलावा किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति करता है देखें। महान्यायवादी जो भारत सरकार का एक प्रकार से वकील है, ये उसकी नियुक्ति करता है। भारत सरकार के जो मामले होते हैं सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में, उनमें पैरवी करता है ये महान्यायवादी, तो इसकी नियुक्ति करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो भारत सरकार के लेखे हैं, अकाउंट्स है, उनका अंकेक्षण करता है ये व्यक्ति। विभिन्न राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग जिससे संबंधित हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, जो केंद्र और राज्यों के बीच में कर से जो आय होती है उसका बंटवारा कैसे किया जाएगा उससे संबंधित सिफारिशें प्रस्तुत करता है। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। भाषा आयोग भाषाई अल्पसंख्यक आयोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए जो आयोग हैं उनको भी यही नियुक्त करता है और इनको हटाने का भी उसके पास अधिकार है, लेकिन संविधान में जो प्रक्रिया उल्लेखित है उसके अनुसार। तो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की नियुक्ति करना राष्ट्रपति के अधीन आता है, प्रधानमंत्री से लेके विभिन्न प्रकार के जो अधिकारी या पदाधिकारी है, आयोग और समितियां हैं उनके अध्यक्षों को। तो इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण कार्य है कार्यपालिका संबंधी। आगे देखिए, उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के संघ के प्रशासन संबंधी प्रस्तावों की सूचना दे। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, यानी मंत्रिपरिषद भारत का शासन चलाने के लिए जो भी निर्णय करती है, जो भी प्रस्ताव लाती है, उन सब की जानकारी देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उनकी जानकारी दे दे। यानी मंत्रिपरिषद क्या कर रही है भारत का शासन चलाने के लिए, कौन कौन से प्रस्ताव ला रही है, कौन से डिसीजन ले रही है, उसकी सूचना प्रधानमंत्री देगा किसको, राष्ट्रपति को। एक और है, यदि किसी मामले में केवल किसी मंत्री ने निर्णय लिया है, यानी कोई ऐसा मामला आता है जिस पर केवल एक मंत्री निर्णय करता है, पूरी मंत्रिपरिषद निर्णय न करके केवल मंत्री ने ही डिसीजन कर लिया, एक मंत्री ने, तो राष्ट्रपति यदि चाहे तो प्रधानमंत्री को उसे मंत्रिमंडल के विचार हेतु रखने के लिए कह सकता है। यानी जो वो मामला है जिस पर केवल एक मंत्री ने निर्णय किया है, राष्ट्रपति देखता है कि यह ऐसा मामला है जिसमें पूरी मंत्रिमंडल को विचार करना चाहिए, तो वो प्रधानमंत्री को कह सकता है कि भाई इस निर्णय को वापस मंत्रिमंडल के सामने रखो और इस पर विचार करो और फिर डिसीजन लो। तो यह उसको जो है बड़ा पर्सपेक्टिव प्रदान करता है निर्णय को, यानी एक व्यक्ति के स्थान पे पूरी मंत्रिपरिषद उस पर विचार करके निर्णय ले। तो यह हुई कार्यपालिका शक्तियाँ। कार्यपालिका शक्तियों का सिंपल अर्थ यही याद रखना है कि संसद जो कानून बनाती है उन कानूनों को एक्चुअल में लागू करने से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं या प्रशासनिक शक्तियाँ हैं। दूसरा देखिए, विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों का अर्थ क्या हुआ? विधायी का अर्थ हुआ कानून निर्माण से संबंधित शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ क्या क्या है? संसद का सत्र बुलाना। आप जानते हैं संसद के कम से कम 2 सत्र साल में होने चाहिए, प्राय 3 सत्र होते हैं। सत्र का अर्थ है मीटिंग, जब संसद मिलेगी, संसद के सभी सदस्य मिलेंगे, बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे, कानून बनाएंगे। तो वो जो मीटिंग्स होती है उनको बुलाने का काम राष्ट्रपति का है। 3 संसद के सत्र होते हैं, एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है और एक शीतकालीन सत्र होता है। तो कम से कम 2 आने चाहिए, क्योंकि संविधान में उल्लेखित है कि संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं आना चाहिए। तो इसलिए कम से कम 2 सत्र तो होंगे ही एक साल में, लेकिन ज़्यादा भी बुलाए जा सकते हैं। सत्रावसान करना, यानी उस सत्र या मीटिंग का अंत करना। सत्र बुलाया है तो उसका अंत भी राष्ट्रपति करेगा। लोकसभा का विघटन करना, यानी लोकसभा जब संघीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद परामर्श सलाह देती है राष्ट्रपति को कि लोकसभा का विघटन कर दीजिए ताकि हम लोग वापस चुनाव में जाएं, यानी 5 साल से पहले ही लोकसभा का विघटन करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। ये मंत्रिपरिषद के परामर्श से वो करता है। ये तो ध्यान रखना ही है कि सभी कार्य मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही करता है, क्योंकि हम अनुच्छेद 74(1) देख चुके हैं, उसमें कहा है कि राष्ट्रपति स्वयं अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। दूसरा देखिए, लोकसभा के निर्वाचन, लोकसभा का जो चुनाव होता है हर 5 साल में, उसके बाद जो पहला सत्र होता है संसद का, पहली बार जब संसद मीटिंग करती है तो उसमें, और हर एक वित्त वर्ष चालू होता है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल के बाद जो पहला सत्र आता है उसमें स्पीच देता है राष्ट्रपति संसद में
अपना भाषण देता है, जिसे अभिभाषण कहा गया है, तो ये भी उसका एक अधिकार है। यानी लोकसभा के चुनाव के ठीक बाद जो सत्र होता है और इसके अलावा हर वित्तीय साल का पहला जो सत्र होता है। कुछ प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट संसद के समक्ष विचार के लिए रखना। कुछ रिपोर्ट्स भी विचार के लिए रखता है, कुछ प्रतिवेदन रखता है। उसमें है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बजट कहते हैं। ये बजट से संबंधित हमने वीडियो बनाया है, आप उसको देखें। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अभी ऊपर आया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का ऑडिट करता है, अकाउंट्स की ऑडिट करता है। संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन, वित्त आयोग की सिफारिशें और उन पर क्या कार्रवाई की गई है उसका ज्ञापन। तो ये चीज़ें भी राष्ट्रपति जो है संसद के सम्मुख रखवाता है, ताकि इन पे संसद विचार विमर्श करे। उसके बाद राज्यपालों द्वारा उसके विचारार्थ आरक्षित रखे गए विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटाना या उन पर अपनी स्वीकृति रोकने का अधिकार। यह है अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 में कहा गया है कि राज्य सरकार जो विधेयक, राज्य की जो विधानसभा या विधानमंडल जो विधेयक पारित करती है और राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, उनमें से कुछ विधेयक ऐसे हो सकते हैं जिनको यदि राज्यपाल उचित समझे तो वो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। यानी राष्ट्रपति उन पे डिसीजन लेगा, इस हिसाब से वो खुद हस्ताक्षर न करके उनको भेज देता है राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति उस विधेयक के ऊपर चाहे तो उसको पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दे, या अपनी स्वीकृति दे दे, या अपनी स्वीकृति रोक ले। ये राष्ट्रपति का अधिकार है। कुछ विधेयक संसद में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही रखे जाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। कौन कौन से विधेयक, यानी विधेयक रखने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। ये कुछ विधेयक हैं, आप जल्दी से इनको देखिए। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है या नया राज्य बनाया जा रहा है। राज्यों से हितबद्ध कराधान संबंधी सिद्धांत, यानी ऐसे का विधेयक जिसमें टैक्सेशन का मैटर है, कर का मैटर है और राज्यों के हित भी प्रभावित होंगे। जैसे उदाहरण के रूप में जीएसटी को राज्य और केंद्र दोनों से की कर संबंधों में परिवर्तन आता है, तो इसको जब रखा गया तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति ली गई। व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करने वाले विधेयक, यानी जो व्यापार किया जा रहा है राज्यों में नागरिकों के द्वारा केंद्र में, उसको यदि कम किया जा रहा है, उसकी स्वतंत्रता सीमित की जा रही है, तो उससे संबंधित भारत की संचित निधि, हम जानते हैं भारत की संचित निधि, हमने जो कुछ वीडियो बनाए थे भारत में लोक प्रशासन छोटे प्रश्नों वाले, उसमें आया था संचित निधि भारत सरकार का खजाना है। तो इसके ऊपर जो भारित यानी जो खर्च डालेगा उस विधेयक को भी स्वीकृति पहले आवश्यक है। धन विधेयक जैसे बजट हुआ आपका, वो उसकी पूर्वानुमति आवश्यक है। अनुच्छेद 31(1) में भी कुछ विधेयकों का वर्णन है, वो भी रखने से पूर्व। तो कुल मिला के कुछ ऐसे विधेयक हैं, 2-3 नाम आप खास तौर से याद रखें। धन विधेयक उसमें हो गया, संचित निधि पर जो भारित हो गया, राज्यों से हितबद्ध कराधान जैसे जीएसटी का विधेयक था, या नया राज्य बनाना हो या वर्तमान राज्य की सीमा चेंज करनी हो, तो इस प्रकार के विधेयक जो है राष्ट्रपति की पहले अनुमति ली जाएगी, फिर संसद में रखे जाएंगे, वरना नहीं रखे जाएंगे। एक और है राज्यसभा में 12 सदस्य कला, विज्ञान, साहित्य, सामाजिक क्षेत्रों से राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्य तब, ये कंडीशनल है, ये जरूरी नहीं है लोकसभा वाले। आंग्ल भारतीय जो समुदाय है, एंग्लो इंडियन जो समुदाय है, उसका यदि प्रतिनिधित्व नहीं आ रहा है, जैसे 543 जो लोकसभा में मेंबर चुने जाते हैं उसमें एक भी आंग्ल भारतीय समुदाय से नहीं है, तो उसको जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसके बाद देखिए वीटो पावर, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 111 में वर्णन है। ये सभी विधायी शक्तियाँ चल रही है अभी, तो विधायी शक्तियों में वीटो पावर राष्ट्रपति का देखिए कि संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही कानून बनते हैं। संसद के जब दोनों सदन किसी विधेयक को पारित कर देते हैं
तो वो विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जब उस पर अपने हस्ताक्षर कर देता है, अपनी स्वीकृति दे देता है, तो फिर वो विधेयक बन जाता है कानून। ये सिंपल बात है। अब राष्ट्रपति के पास जब वो विधेयक जाएगा जो संसद के दोनों सदनों ने पारित किया है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उस पर क्या विकल्प है राष्ट्रपति के पास? पहला तो वो उस पर स्वीकृति दे दे, यानी हस्ताक्षर कर दे, तो फिर वो कानून बन जाएगा, या फिर स्वीकृति को रोक ले, ठीक है, या फिर धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए लौटा दे। अब स्वीकृति को रोकने का अर्थ ये हुआ कि राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर उस पर नहीं करता है, पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटाता। एक तो है धन विधेयक के अलावा, धन विधेयक को हम जानते हैं पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है राष्ट्रपति, लेकिन धन विधेयक के अलावा कोई विधेयक है तो उसको वो मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। मंत्रिपरिषद पुनर्विचार करके फिर वापस भेजती है, तो फिर राष्ट्रपति उसको फिर पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, फिर उसको स्वीकृति देनी होती है। लेकिन राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि अपनी स्वीकृति रोक ले। रोकने का अर्थ है कि वो उस पर जो है कोई डिसीजन करे ही नहीं, अपने पास पड़ा रहने दे उसको। तो इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति की जो शक्ति है, वीटो शक्ति है, वो अत्यांकित, निलंबनकारी और जेबी प्रकार की। ये तीन शब्द हैं। देखिए वीटो शक्ति का, वीटो का अर्थ आप फिर मैं एक बार फिर बता दूं, वीटो का अर्थ है जो विधेयक राष्ट्रपति के पास गए हैं उन पे स्वीकृति देना या नहीं देना, ये वीटो पावर है। तो अत्यांकित का अर्थ हुआ, देखिए अत्यांकित में जो है इसका अर्थ ये हुआ कि राष्ट्रपति क्या करता है, उस विधेयक को अपने पास रोक लेता है, यानी राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर भी नहीं करता, उसको पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटा, तो इसको कहेंगे अत्यांकित। निलंबनकारी का अर्थ है कि राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए भेज देता है कि आप एक बार फिर विचार कीजिए। और जेबी वीटो जो है एक अलग प्रकार का वीटो है, इसमें राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास रख लेता है, उस पर कोई डिसीजन नहीं करता है। इसको कहते हैं पॉकेट वीटो। यानी संविधान में क्या है कि संविधान में ये उल्लेखित नहीं है कि राष्ट्रपति कितने दिनों में उस पर हस्ताक्षर करेगा, तो इसलिए राष्ट्रपति उसको अपने जेब में रख लेता है, एक प्रकार से उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है और वो विधेयक पड़ा ही रह जाता है। तो इसको कहते हैं जेबी वीटो। तो कुल मिला के ये शब्द हैं, लेकिन मूलभूत ये ध्यान में रखनी है कि राष्ट्रपति के पास तीन ऑप्शन है, स्वीकृति दे दे, पुनर्विचार के लिए लौटा दे, या स्वीकृति रोक ले, अपने पास रख ले उसको। तो इसको कहेंगे अपन राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ, जो अनुच्छेद 111 में है। इसके बाद इसी में देखिए अध्यादेश निर्माण की शक्ति, ऑर्डिनेंस, अनुच्छेद 123 में इसका वर्णन है। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश एक अर्जेंट कानून है, यानी संसद का हम जानते हैं 3 सत्र होते हैं, और मान लीजिए संसद के सत्र नहीं चल रहे हैं और उस समय ऐसी आवश्यकता आ गई है कि कोई कानून बनाना पड़ेगा, तो संसद के सत्र बुलाने में, संसद द्वारा कानून पे बहस करने में, कानून बनने में काफ़ी समय लग जाता है, और परिस्थितियां ऐसी आ गई है कि कानून अभी का अभी चाहिए। तो फिर राष्ट्रपति एक कानून के स्थान पे एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, जिसका बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है, वो बिल्कुल बराबर होता है कानून के। तो ये देखिए आप इसे, यदि संसद का एक या दोनों सदन सत्र में नहीं है, मतलब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें कानून का निर्माण करना अपरिहार्य है, यानी टाला नहीं जा सकता, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश से संबंधित कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। क्या है? पहला देखिए, संसद का सत्र शुरू होने पर उस अध्यादेश को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, यानी संसद का जो ही सत्र शुरू होता है उस अध्यादेश को संसद के समक्ष रखा जाएगा, और यदि संसद उसे पारित कर दे तो वह कानून बन जाएगा, अन्यथा सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह पूर्ण होने पर अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है कि जो राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया है, जब भी संसद का सत्र शुरू होगा बाद में, तो उसको संसद के समक्ष रखा जाएगा। संसद ने उसको पारित कर दिया तो वो परमानेंट कानून बन जाता है, लेकिन यदि संसद उसको पारित नहीं करती है तो वो संसद का जो सत्र शुरू हुआ है जिस दिनांक को,
उसके 6 सप्ताह के भीतर भीतर वो जो है कानून अपने वो अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। फिर दूसरा है, अध्यादेश केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही जारी किया जाना चाहिए। लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियां यानी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनको टाला नहीं जा सकता, तो इनका निर्णय राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति उन विषयों तक विस्तृत है जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है। यानी हर वो विषय जिन पर संसद कानून बना सकती है उन पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ये हम 7वीं जो अनुसूची है उसमें हम देखेंगे कि 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जितने विषय हैं और समवर्ती सूची में जितने विषय हैं उन सब पर संसद कानून बना सकती है और उन्हीं पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि कितने विषयों पर जारी कर सकता है। फिर है, दुर्भावनापूर्ण आधार पर अध्यादेश जारी करने की दशा में न्यायिक हस्तक्षेप के द्वार खुले हैं। यानी यदि सरकार ने या राष्ट्रपति ने गलत भावना के आधार पर अध्यादेश जारी किया है तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है और न्यायालय उस अध्यादेश पर रोक लगा सकता है। फिर देखिए, राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अध्यादेश हमें एक बार जारी कर दिया तो लागू ही रहेगा। संसद पारित ना करती है तो वैसे भी 6 सप्ताह में समाप्त हो जाता है और राष्ट्रपति उससे पहले भी चाहे तो उसको वापस ले सकता है, विड्रॉ कर सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है। ये हम जानते हैं, राष्ट्रपति अपने आप में कुछ भी नहीं करता है, मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर ही करता है। संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता, ये महत्वपूर्ण है। अध्यादेश जो है सामान्य विषयों पर ही जारी होते हैं। संविधान में किसी प्रकार का संशोधन करना हो तो उसके लिए अध्यादेश नहीं आएगा, बल्कि उसके लिए तो संसद को कानून ही बनाना पड़ेगा। अगली शक्ति लेते हैं, क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72, यानी राष्ट्रपति कुछ अपराध करने वाले व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है, माफ़ी दे सकता है, उनको सज़ा नहीं होती। वो कौन से व्यक्ति हैं और उसकी क्या प्रक्रिया है वो समझें। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों को क्षमादान करने की शक्ति है जिनकी किसी अपराध के संबंध में विचारण या दोष सिद्धि हुई हो। 2 शब्द हैं। विचारण का अर्थ है कि न्यायालय में अभी मामला चल रहा है और दूसरा है दोष सिद्धि का अर्थ है कि उसका दोष सिद्ध हो गया, न्यायालय ने उसको सज़ा दे दी है। तो राष्ट्रपति के समाधान के संबंध में निम्नांकित अधिकार हैं। इसको ज़रा देखिए आगे, इसमें समझते हैं क्या कहना चाहता है। पहला है सैनिक न्यायालय। सेना के जो न्यायालय हैं उससे कोई जो सैनिक व्यक्ति है जिसको कोर्ट मार्शल कहा जाता है, दंड प्राप्त व्यक्ति है तो उसको क्षमा कर सकता है। दूसरा है मृत्युदंड, किसी को मृत्युदंड हो गया है, फांसी की सज़ा हो गई है तो उसको क्षमा कर सकता है। तीसरा है संघ सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची समवर्ती सूची पे संसद कानून बनाती है, तो उन कानूनों के अंतर्गत कोई अपराध किया है किसी व्यक्ति ने तो राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकता है। तो राज्य सूची इसमें नहीं है। राज्य सूची एक्चुअली राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में आती है और ये संघ सूची समवर्ती सूची इसकी। तो 3 प्रकार के जो कैटेगरी है अपराधों की उनको क्षमा कर सकता है। अब राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो भी विस्तृत है, यानी क्षमा का क्या अर्थ है वो देखेंगे। क्षमा भी अलग अलग प्रकार की होती है, देखिए आप। पहला है क्षमा, पूरी तरह क्षमा, यानी सभी दोष और अयोग्यताओं से उसको मुक्ति, बिल्कुल उसको नीट एंड क्लीन कर दिया कि भाई तेरा कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल फ्री है तू, अब अपने घर जा। दूसरा है लघुकरण। लघुकरण में क्या है, दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर दिया है, यानी एक प्रकार के बड़े दंड के स्थान पर दूसरे प्रकार का छोटा दंड। जैसे कठोर कारावास की सज़ा मिली है किसी को तो उसको साधारण कारावास में बदल दे। जैसे कहा 7 साल का कठोर कारावास तो 7 साल का ही साधारण कारावास। तो सज़ा की अवधि चेंज नहीं की है, यहाँ पर सज़ा की प्रकृति चेंज की है। दूसरा देखिए, तीसरा परिहार, दंड की प्रकृति बदल देना। प्रकृति बदल देने का क्या अर्थ है कि उसका समय कम करना, दंड की प्रकृति बदले बिना उसका समय कम करना।
पहले में है दंड की प्रकृति बदल दी, समय चेंज नहीं किया, उसको कहते हैं लघुकरण। जैसे 7 साल का कठोर कारावास था, उसके स्थान पे 7 साल का साधारण कारावास कर दिया। अब आ रहा है कि परिहार, जिसमें सजा की प्रकृति नहीं बदली है बल्कि उसका समय। जैसे 5 साल का कठोर कारावास था, उसके स्थान पर कर दिया 3 साल का कठोर कारावास। तो टाइम कम किया, 5 साल से घटा के कर दिया 3 साल, लेकिन सजा की प्रकृति, नेचर वही है। फिर है विराम। विराम का अर्थ समझे, विशेष परिस्थितियों में हल्का दंड देना। जैसे गर्भावस्था के कारण स्त्रियों को, तो यह है कि कठोर कारावास था, लेकिन गर्भावस्था के दौरान स्त्रियों को कहा गया कि आपका कारावास अब क्या रहेगा, साधारण रहेगा, इस प्रकार से। फिर है प्रविलंबन। प्रविलंबन का अर्थ है रोक देना, दंड के आदेश के निष्पादन पर कुछ समय रोक लगा देना, ताकि दोषी व्यक्ति को याचना के लिए समय मिल सके। जैसे कि फांसी की सज़ा हो गई है और कहा गया है कि 21 जनवरी को उसको फांसी दी जाएगी, लेकिन रोक दे कि 21 जनवरी को नहीं, अभी 2 महीने नहीं दी जाएगी या 3 महीने नहीं दी जाएगी, ताकि उस पर एक बार वो और विचार किया जा सके कि उसे फांसी देना ठीक है या नहीं। तो यह है प्रविलंब। तो प्रविलंब तो टेम्परेरी रोक है और कुछ नहीं है। उसके बाद हाँ, हो सकता है कि उसमें कोई क्षमा प्राप्त हो जाए। इसके बाद देखिए एक सर्वोच्च न्यायालय का केहर सिंह वाद है। केहर सिंह वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति की जो समाधान शक्ति है उसके बारे में कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, तो इनको देख लेते हैं जल्दी से। समाधान की याचना करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। यानी जो समाधान चाहता है व्यक्ति, जिसको सजा हो चुकी है न्यायालय से, अब वो जैसे न्यायालय में मौखिक सुनवाई होती है वकीलों के माध्यम से, वैसा कुछ नहीं है। या राष्ट्रपति विचार कर लेगा, उसको ठीक लगता है तो वो माफ़ कर देगा, नहीं लगता है तो बात खत्म। दूसरा है शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति कैसे करता है, ये आप जानते ही है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पे ही करेगा, स्वयं नहीं करेगा। शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के विवेकाधीन है, मंत्रिमंडल सिफारिश करती है कि जो है आप इस शक्ति का प्रयोग कीजिए, लेकिन वो करेगा या नहीं करेगा, माफ़ी देगा नहीं देगा, लघुकरण करेगा, परिहार करेगा, क्या करेगा, ये सब उस पर ही डिपेंड करता है। उसके बाद है राष्ट्रपति न्यायालय से भिन्न मत अपना सकता है, ये निश्चित है। जैसे न्यायालय ने सजा दे दी है लेकिन राष्ट्रपति माफ़ भी कर सकता है, तो न्यायालय से बिल्कुल भिन्न अलग हो सकता है। राष्ट्रपति अपने आदेश के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है कि मैंने इसको माफ़ किया है तो क्यों किया है, या माफ़ नहीं किया है तो क्यों नहीं किया, ये बताने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा एक याचिका खारिज कर देने पर उसी मामले में दूसरी याचना नहीं की जा सकती। एक बार राष्ट्रपति ने एप्लीकेशन खारिज कर दी कि नहीं, इसको माफ़ी नहीं मिलेगी, तो उसके बाद वापस फिर जो है वो मामला एक बार फिर और नई एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती उसमें। एक बार हो गया उसका फैसला, जो भी होना है वो हो गया। उसके बाद है राष्ट्रपति के निर्णय की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, सिवाय इसके कि राष्ट्रपति का निर्णय स्वेच्छाचारी, विवेक रहित या दुर्भावनापूर्ण न हो। तो न्यायालय भी उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन न्यायालय को लगता है कि निर्णय जो है स्वेच्छाचारी है, विवेक रहित है या दुर्भावनापूर्ण है, तो फिर न्यायालय उसमें जो है उसकी निर्णय की न्यायिक समीक्षा कर सकता है, लेकिन प्राय न्यायालय जो है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं करता है। तो इस प्रकार ये समाधान शक्ति हुई। अब उसके बाद आते हैं वित्तीय शक्तियाँ राष्ट्रपति की क्या क्या है। तो धन विधेयक, आप जानते हैं धन विधेयक क्या होता है, अनुच्छेद 110 में इसका वर्णन है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ये हम ऊपर देख चुके हैं कौन कौन से विधेयक है जो पहले अनुमति लेकर फिर संसद में रखे जाते हैं, उनमें धन विधेयक भी एक है। उसके बाद है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम क्या कहते हैं, बजट। बजट को संसद के समक्ष वही रखता है, ये भी हम देख चुके हैं। कुछ विवरण जो संसद के समक्ष रखवाता है वो, उसमें से बजट एक है। वह संसद की अनुमति के बिना सरकार को आकस्मिक निधि से धन आवंटित कर सकता है। आकस्मिक निधि आपने पढ़ा होगा, तो उसमें यही आया, हमने एक अलग वीडियो बनाया उसमें देखें आप। यह आकस्मिक निधि ऐसी निधि है जिसमें
सरकार की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति संसद की अनुमति के बिना भी धन सरकार को दे सकता है और हर एक 5 साल पर वो वित्त आयोग का गठन करता है। तो ये वित्तीय शक्तियाँ हुई। अब देखते हैं राष्ट्रपति की कुछ सैन्य शक्तियाँ। वो सैन्य बल जो हमारे हैं उसका सर्वोच्च कमांडर होता है। तो देखिए आप, सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। सेनाध्यक्ष जो हमारे हैं थल सेना, जल सेना और वायु सेना के अध्यक्ष, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। रक्षा बलों के अभियोजन का अधिकार, यानी ये जो रक्षा बल हैं ये कहाँ कहाँ डिप्लॉय किए जाएंगे, भारत के किस भाग में सेना की नियुक्ति की जाएगी, वो राष्ट्रपति के पास अधिकार है। युद्ध और शांति की घोषणा का अधिकार, किसी देश के साथ युद्ध करना है तो उसकी घोषणा कर देगा, और युद्ध को रोकना है, समाप्त करना है, तो शांति की घोषणा भी राष्ट्रपति करेगा। इसके उपरांत आइए उसकी कुछ कूटनीतिक या राजनयिक शक्तियां देखें कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मामलों को लेकर है, कि अंतर्राष्ट्रीय जो गतिविधियां होती है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करना। जैसे मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिवेशन हो रहा है या विश्व व्यापार संगठन का अधिवेशन हो रहा है, तो उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करना, यानी वह खुद जाए या अपने अधीनस्थों को, जैसे मंत्रियों को या प्रधानमंत्री को भेजें। विदेशों में भारतीय राजनयिकों की नियुक्ति, यानी भारत के जो राजदूत और उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं विभिन्न देशों में उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। विदेशी जो राजनयिक नियुक्त होकर भारत में आते हैं, यानी विभिन्न देशों के राजदूत और उच्चायुक्त नियुक्त होकर भारत में आते हैं, उनको ग्रहण करना, यानी उनको आने देना, उनको अनुमति देना। अंतर्राष्ट्रीय व विदेशी राजनयिकों को ग्रहण करना। इसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श अगली शक्ति है। अनुच्छेद 143 एक अनुच्छेद है जिसके अनुसार राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर, किसी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है। अब वो परामर्श कैसे करता है, जो देखिए, किसी लोक महत्व यानी आम जन के महत्व का कोई मुद्दा है, उस पर कोई कानूनी प्रश्न उत्पन्न हो गया है, कोई ऐसी लीगल कोई इम्प्लीकेशन है उसके, तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करेगा। इसमें सर्वोच्च न्यायालय अपना मत दे भी सकता है और नहीं भी। ये महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं है कि वो अपना राय दे ही दे, और फिर राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय की राय को माने ही, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से वो प्रश्न पूछ सकता है, परामर्श मांग सकता है कि ये एक मैटर आया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है। किसी पूर्व समझौते और संधियों, यानी ये पूर्व समझौते और संधियाँ कौन सी है, हमारा जो संविधान लागू हुआ 26/1/50 से, उससे पहले जो केंद्र सरकार थी और राजशाही शासन के बीच में जो संधियाँ समझौते हुए हैं, उन पर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। लेकिन इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देना ही पड़ेगा, यानी लोक महत्व के मुद्दे पे सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे या न दे, लेकिन इसमें देना पड़ेगा। और आगे लिखा है कि दोनों ही मामलों में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी राष्ट्रपति के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो परामर्श को माने ही माने, राष्ट्रपति चाहे तो परामर्श को नहीं भी मान सकता है। और ये राष्ट्रपति की जो है शांतिकालीन शक्तियाँ हुई। अब देख लेते हैं जल्दी से आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियों को हम बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ देखेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति की जो है आपातकालीन शक्तियों पर हमने अलग से 2 वीडियो बनाए हैं, आप उनको देखें। फ़िलहाल इनका केवल हम चर्चा कर लेते हैं कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ 3 हैं। 3 कौन सी है? अनुच्छेद 352, 356 और 360। 352 है कि कोई युद्ध हो रहा हो, विदेशों द्वारा भारत पे आक्रमण कर दिया जाए, या भारत के अंदर ही यहाँ के नागरिक विद्रोह कर दे हथियारों के साथ, सशस्त्र विद्रोह, तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति जो है आपातकाल लगा सकता है। दूसरा है 356 कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए,
राष्ट्रपति को लग जाए कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो वो अनुच्छेद 356 का उपयोग करते हुए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, यानी उस राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले सकता है। 360 है कि भारत का वित्तीय स्थायित्व संकट में आ जाए, भारत फाइनेंशियल क्राइसिस में जो है डूब जाए इतना कि भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए, तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। ये अभी तक कभी भी हमारे देश में नहीं लगी है। ये जो है आपातकाल 3 बार लग चुका है। ये जो है 100 से ज़्यादा बार भारत में राष्ट्रपति शासन विभिन्न राज्यों में लग चुका है। तो इस प्रकार ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हुई। आपातकालीन शक्तियों को आप डिटेल में पढ़ें तो हमारे वीडियो बने हैं आपातकालीन प्रावधान पे, उनको आप देखें तो आपको ये डिटेल में भी समझ में आ जाएगी। फ़िलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।